हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, प्रीवियसली क्लास में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन पेपर को डील कर रहे थे। जितने भी प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर है हम उनको आपके साथ डील कर रहे हैं, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पेपर से आंसर पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियसली क्लास में डील कर रहे थे। अभी हमारा उसी के कंटिन्यूएशन में प्रोसेस रहने वाला है। तो आप वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो अप टू डेट रहने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि अभी तक आप मध्य प्रदेश ईएसबी ग्रुप 5 का एग्ज़ाम देने वाले हो नर्सिंग ऑफिसर्स का, और अभी तक आपने एग्ज़ाम पेपर को रिव्यू नहीं किया है, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर एग्ज़ाम पेपर को रिव्यू कर लीजिएगा। यदि किसी के पास एग्ज़ाम पेपर नहीं है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम पेपर ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आपको एग्ज़ाम पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर बिना किसी टाइम डिले के। प्रीवियसली क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन डील करवा दिए थे। आज भी मैं क्लास वैसे ही सेम रिपीट करने वाला हूँ। क्लास में हर एक चीज़ का अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। उसके आगे पीछे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है वो भी बताया जाएगा, और कैसे आप अपना एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हो वो चीज़ें भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ द मोर्बिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सा फैक्टर है जो कि इंडिकेट करता है मोर्बिडिटी को। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हमेशा अच्छे से रीड करना है, और क्वेश्चन के साथ साथ हमको ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो रिलेटिव रिस्क एंड द एट्रीब्यूट रिस्क, तो ये क्या आप इंडिकेट करता है आपकी मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को? तो ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये राइट वन आंसर नहीं रहने वाला है। बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ये आपकी मोर्टेलिटी को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, डेली एंड क्यूएलए, ये होता है, ये करता है क्या? तो ये भी नहीं करता स्टूडेंट्स। वही बात करें, यदि इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस है तो ये आपकी मोर्टेलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, कितना करता है? मोर्बिडिटी को क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये मोर्बिडिटी क्या होता है और इंसिडेंस और प्रिविलेंस क्या होता है। ठीक है, तो इंसिडेंस एंड द प्रिविलेंस इस टाइप का है कि आपके पास जितने भी न्यू केसेस या ओल्ड केसेस आते हैं उन सभी का यहाँ पे एक डाटा मेंशन किया जाता है। ठीक है, मोस्टली ये चीज़ें आप कम्युनिटी में पढ़ते हो, रिगार्डिंग टू क्वेश्चन भी आपका कम्युनिटी का। ठीक है, तो इंसिडेंस होता है न्यू केसेस। ठीक है, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि न्यू डाटा कुछ जो भी ऐड हो रहा है। ठीक है, आपने यदि सुन के रखा होगा तो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट भी होता है। ठीक है, तो ये सेम ही चीज़ें हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स की विद इन 24 आवर्स में या फिर न्यू जितने भी केसेस आ रहे हैं, ठीक है, उसका कितना केसेस रहता है। जैसे लाइक द कोविड पेंडेमिक था, तो उसमें कितने इंसिडेंट्स हो रहे थे पर डेज या 24 आवर्स में, तो उसको हम इंसिडेंस बोला जाता है। जैसा हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंस को बोलते हैं न्यू केसेस। ठीक है, वही बात करें प्रेवलेंस। ठीक है, तो प्रेवलेंस का मतलब होता है कि न्यू केसेस प्लस द ओल्ड केसेस। ठीक है, इसमें इंसिडेंस और प्लस प्रेवलेंस का दोनों को ही आ जाता है, जिसमें हम न्यू केसेस और ओल्ड केसेस को हम मेंशन करके एक डाटा को दिखाया जाता है। जो भी एक न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको ही, या केसेस होते हैं जैसे कोविड पेंडेमिक के केसेस थे तो उसी को हम प्रेवलेंस बोला जाता है, जिसमें हम न्यू केसेस और ओल्ड केसेस को देखा जाता है कि कितने केसेस पुराने थे और न्यू केसेस कितने आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? इंसिडेंस बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे डील करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, वो क्या देखने को मिलेगा? आपका इंसिडेंस एंड द प्रेवलेंस, इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फंक्शनल नर्सिंग इज अ मेथड विच फोकस ऑन। ठीक है, तो जो फंक्शनल नर्सिंग है, ठीक है, वो कौन सी मेथड पे फोकस करती है? ठीक है, केयर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, प्रोग्रेसिव केयर के लिए करती है, केयर ऑफ द रिकॉर्ड, या केयर ऑफ द इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो जो हमारी जो फंक्शनल नर है, जो नर्सिंग ऑफिसर्स है, ठीक है, वो किस पे फोकस करते थे? तो केयर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, वो हमेशा ही ये चीज़ों का फोकस किया जाता है कि हम कैसे पेशेंट की केयर कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं,
कौन कौन से ऐसे कॉम्प्रहेंसिव मेथड्स होते हैं कि जो हम पेशेंट की केयर में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में आते हैं, एक फंक्शनल नर्सिंग का जो मेथड होता है वो हम फोकस रहती है हमेशा उस गोल को अचीव करने के लिए कि हम पेशेंट को अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। चलिए, प्रोग्रेसिव केयर नहीं होता है, केयर ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है, केयर ऑफ द इक्विपमेंट्स नहीं होता, ठीक है। हमारा जो एक नर्सिंग का फोकस हमेशा ही पेशेंट के रिगार्डिंग रहता है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो राइट वन आंसर नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं 27th नंबर के क्वेश्चन पे। अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? द नर्स प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर अ पेशेंट विद द सुसाइडल टेंडेंसी, ठीक है। बीच थेरेपी which therapeutic mortality of the treatment is reflected through the example, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि नर्स प्रोवाइड कर रही है सेफ इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट जो कि क्या कर रहा है कि सुसाइड कमिटेड कर चुका है, थे उसके लिए बेस्ट थेराप्यूटिक मेथड कौन सा यहाँ पे एग्जांपल रहने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी ऐसी थेरेपी होते हैं, यहाँ पे आपसे सीधा ही सिंपल थेरेपी के बारे में पूछ लिया है कि सुसाइडल यदि पेशेंट है तो हम उसकी कौन सी थेरेपी को हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो, ठीक है। चलिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है क्या, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थेरेपी होता है क्या, या मेल्यू थेरेपी होता है, ठीक है। मॉडलिंग होता है क्या। तो जब भी हम कभी भी ऐसा होता है कि हम यदि किसी सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट को देखते हैं तो उसमें कौन सा थेरेपी यूज़ किया जाता है, तो मेल्यू थेरेपी हम इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं होता, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी आपको बाइपोलर, पोलर या मूड डिसऑर्डर वाले केस में देखने को मिलता है, ठीक है। इस सारी चीज़ों में हम किस में देखने हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं पेशेंट को, ठीक है। इंटरपर्सनल थेरेपी होता है जिसमें हम पेशेंट और नर्सेज या फिर पेशेंट और अदर चीज़ों के बारे में उसको अच्छे से चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट वन आंसर क्या देखने को मिलेगा, मेल्यू थेरेपी राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि हम पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट वगैरह दे रहे हैं तो वो किस थ्योरी से रिगार्डिंग होता है, तो मेल्यू थेरेपी होता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन के बाद 28 नंबर के क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करिएगा कि क्या क्वेश्चन रहने वाला है। द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द कैनुला द नर्स चूजेस टू एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट फॉर अ ट्रॉमेटिक पेशेंट वुड बी, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट्स। क्या है यहाँ पे सीधा ही आपसे यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन भी प्रेजेंट है जिसमें क्या है कि ट्रॉमा हो रखा है पेशेंट को और ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना है, तो आप कौन सा ऐसा कैनुला प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले है 14 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, या 24 नंबर का होगा, या 22 नंबर का होगा, ठीक है। तो एक बात कैनुला के बारे में आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए कि जितना उसका साइज़ बड़ा होता है उसका इंटरनल डायमीटर, ठीक है, अंदर का जो डायमीटर रहता है वो उतना ही नैरो ही होता है, ठीक है। यदि आप 24 का कैनुला पेशेंट को दोगे तो ऑब्वियसली बहुत स्लो स्लो ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। तो हम ये वाला तो यूज़ नहीं करने वाले हैं। 24 नंबर का भी कैनुले का भी डायमीटर कम होता है, ठीक है। 20 जो भी बात कर लें यदि ब्लड के लिए, तो ब्लड के लिए हम हमेशा ग्रीन वाला यूज़ करते हैं जिसको हम 18 नंबर का बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 16 नंबर का, फिर 14 नंबर का। तो बट हमें क्वेश्चन के आंसर को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसी में से हमको आंसर निकालना होता है, ठीक है। वैसे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम 18 नंबर का करते हैं, बट इसमें 18 नंबर का प्रेजेंट नहीं है। अब जो भी डायमीटर हमारा बड़ा होगा, जैसे 14 नंबर का डायमीटर यहाँ पे बड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा, तो हम उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू ऑप्शन हमको सिचुएशनल आंसर देना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। कैनुला के साइज भी आपको एग्जाम में अच्छे से रीड करके जाना है, ठीक है। कलर कोडिंग भी अच्छे से रीड करके जाना है, 20 को क्या बोलेंगे, 22 को क्या बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से रीड करके जाएंगे तो आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। 29th नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेसिस्टेंस डेवलप बाय अ इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस इज कॉल्ड एस, ठीक है। तो एंटीजेनिक स्टिमुलस को हम क्या बोला जाता है, ठीक है। एक बार और अच्छे से रीड आउट करिएगा क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस डेवलप बाय इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, एंटीजेनिक स्टिमुलस इज कॉल्ड एस। तो ठीक है, पैसिव होगा क्या, एक्टिव होगा क्या, या एक्वायर्ड होगा क्या, या बात करें नॉन स्पेसिफिक होगा क्या, ठीक है। रेसिस्टेंट डेवलप बाय द इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस, तो इसके लिए क्या बोला जाता है, इसके लिए हम पैसिव यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट वन आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको, पैसिव राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्टिव देखने को मिलेगा राइट वन आंसर, ठीक है।
कौन सा स्टूडेंट राइट वन आंसर देखने को मिलेगा? आपका एक्टिव देखने को मिलेगा, क्योंकि हम स्टिमुलस कर रहे हैं। पैसिव होता है कि मतलब किसी और के द्वारा करवाया हुआ होता है, ठीक है। एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड अच्छे से पता है कि आफ्टर द बर्थ जो भी हमें चीज़ें होती है वो सारी एक्वायर्ड होती है, लाइफ लॉन्ग रहती है, एक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। मेरा इसका सब पर्पस यही है कि आपको समझ में आ जाए कि किस लैंग्वेज में, किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द कल्चरल ट्राइज डिस्कवर्ड इन द वन सोसाइटी स्प्रेड टू अदर सोसाइटीज इज रेफर्ड एज, ठीक है। तो क्या बोला जाता है इसको? रेफर्ड एज। इसको कल्चरल लेक बोलेंगे क्या, या कल्चरल डिफ्यूजन बोलेंगे क्या? वही बात कर रहे हैं। एंथ्रोसेंट्रिज्म बोलेंगे क्या, या कल्चरल डाइवर्सिटी बोलेंगे क्या, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। द प्रोसेस बाय विच द कल्चर ट्राइज डिस्कवर्ड इन द वन सोसाइटी स्प्रेड टू द अदर सोसाइटीज इज रेफर। वन सोसाइटी की कल्चरल अदर सोसाइटी में स्प्रेड होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कल्चरल डिफ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? कल्चरल डिफ्यूजन इसको बोला जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अ प्रोसेस ऑफ द सीकिंग एप्लीकेशन टू फिल वेकेंट पोजीशन इन इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड एज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ द सीकिंग एप्लीकेशन ऑफ द फिल वेकेंट पोजीशन इन इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड एज, ठीक है। इसको अपॉइंटमेंट बोलेंगे क्या, या इंटरव्यू बोलेंगे क्या, या रिक्रूटमेंट बोलेंगे क्या, या सिलेक्शन बोलेंगे क्या, ठीक है। अपॉइंटमेंट नहीं होता है, अपॉइंटमेंट आफ्टर द रिक्रूटमेंट और आफ्टर द सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उसको तो हम बाद में लेके आए। इंटरव्यू भी आपका क्या होता है? जब आपका रिक्रूटमेंट होता है उसके बाद ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप सभी लोगों को इसमें इनका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा? रिक्रूटमेंट राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोसेस किसी भी खाली जगह को किसी भी सीट्स वगैरह को या किसी भी पोस्ट को, खाली जगह को फिल करने की प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट बोला जाता है। और उसको वैकेंसी, जैसे आपने सुन के रखा होगा वैकेंसी, रिक्रूटमेंट, एम्स रिक्रूटमेंट वगैरह, तो मतलब नर्सिंग ऑफिसर्स का खाली जितना भी वैकेंट पोस्ट है उनको फिल करने के लिए ये इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। जब भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसको रिक्रूटमेंट दिया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं हम 32 नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है। 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्पेसिमेन डेट हैज़ टू बी सेंड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली, ठीक है। स्टूल सैंपल, यूरिन सैंपल, ओकल्ट ब्लड, बायोप्सी, ठीक है। तो वह इसमें से कौन सा ऐसा सैंपल है जिसको हम इमीडिएटली लेबोरेटरी में पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो यूरिन सैंपल को हम विथ होल्ड कर सकते हैं, ओकल्ट ब्लड को भी विथ होल्ड कर सकते हैं, बायोप्सी को विथ होल्ड कर सकते हैं, बट जो स्टूल सैंपल है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको उसको इमिडिएटली ही लैब में पहुंचाना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी कि स्टूल सैंपल, यूरिन सैंपल, ठीक है, इन सभी जो भी यूरिन वगैरह सैंपल है वगैरह, इन सबको हम 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखते हैं। बाद में यदि होता भी है तो हम इसको हमेशा ही डिस्कार्ड कर देना होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हम अकॉर्डिंग टू MCQ के ऑप्शन हमें हमेशा राइट आंसर देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ड्रग यूज्ड इन द ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फोकस ऑन, ठीक है। जो ड्रग्स होती है, ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में दी जाती है वो किस पे फोकस्ड रहती है, ठीक है। कपल्स इन द फर्टिलिटी रेट एज, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर के लिए, वुमेन्स आफ्टर द फर्टिलाइज एज, वुमेन्स इन द पेरी मिनिशल पीरियड के लिए, ठीक है। तो इसके लिए रहती क्या? तो एक बार क्वेश्चन फिर से अगेन पढ़िएगा कि क्या लिखा है स्टूडेंट्स। ड्रग यूज्ड इन द ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, ठीक है, किसके लिए दी जाती है? तो कपल्स इन द फर्टिलिटी एज, ठीक है, किसके लिए दी जाती है? कपल्स इन द फर्टिलिटी एज के लिए दी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लैक्टेटिंग मदर किसको बोला जाता है? तो लैक्टेटिंग मदर ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर को बोला जाता है, ठीक है, आफ्टर द बेबी बर्थ, ठीक है। वुमेन आफ्टर फर्टिलाइज एज, ठीक है। तो इसका भी नहीं होता, मेनोफेशियल का भी नहीं होता है, प्री मेनोफेशियल का भी लिए नहीं दी जाती, ठीक है। तो किसके लिए ये दी जाती है? कपल्स इन द फर्टिलिटी एज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। द विटामिन ए ओरल डोज गिवन टू द चिल्ड्रंस बिटवीन 1 to 5 ईयर इन द ब्लाइंडनेस प्रोफिलाइसिस चिल्ड्रंस, ठीक है, कितना रहता है, ठीक है।
तो विटामिन ए के रिगार्डिंग जैसा मैंने पिछली बार भी मेरी क्लास में आपको बताया था कि आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत अच्छे से रीड करके जाना है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया विटामिन ए का प्रोफिलैक्सिस डोज कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन ए का प्रोफिलैक्सिस डोज होता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देखने को मिलता है, ठीक है। अब विटामिन ए के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती है। विटामिन ए को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसको रेटिनॉल भी बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन ए जो होता है हमारी बॉडी में, हमारी आई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप का विटामिन्स होता है, जो कि आई को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं अब विटामिन ए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो विटामिन ए के डोजेज बच्चे को लगाए जाते हैं इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितना लगाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल डोज का बात करें तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, ठीक है, बिफोर 6 मंथ, ठीक है। कितना स्टूडेंट्स, बिफोर 6 मंथ हम जो भी विटामिन ए के जो भी डोजेस लगाए जाते हैं वो कितना लगाए जाते हैं, तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाते हैं। बिफोर 6 मंथ तक हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाते हैं। कब से स्टार्ट करते हैं, तो 9 मंथ से हम स्टार्ट कर देते हैं विथ हम 9 मंथ के साथ मीजल्स जैसे ही स्टार्ट होता है उसी टाइम हम विटामिन ए के डोजेस भी हम बच्चों को दे दिए जाते हैं, ताकि हमारी आई प्रोटेक्ट रहे, जेरोप्थेल्मिया ना हो, ठीक है, रतौंधी ना हो, ठीक है। इस सब सारी ही आई रिलेटेड प्रॉब्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम विटामिन ए के डोसेज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। विटामिन ए ज़्यादा ओवरडोज होना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्रिएट कर देता है, तो आपको ओवरडोज नहीं करना है, ठीक है। तो विटामिन ए के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सारे ही आई थिंक आपके साथ कवर कर दी है। डोसेस कितना होता है और आफ्टर द 6 मंथ हम कितना डोसेस देते हैं, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना होता है। टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना होता है, ठीक है। तो आई होप आपकी यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग विटामिन ए के रिगार्डिंग अब इससे बाहर कुछ भी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा रहा है, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, राजू ज्वाइन फॉर बॉक्सिंग क्लासेस आफ्टर ही रियलाइज डेट ही हैज lot of the phantom anger when his गर्लफ्रेंड ब्रोकन अप फ्रॉम हिम, ठीक है। दिस एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। राजू ज्वाइन फॉर बॉक्सिंग, ठीक है। राजू ने क्या करा है, ज्वाइनिंग करा है बॉक्सिंग को। किस लिए करा है, कि उसको रियलाइज हुआ है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो किसी और छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब राजू का जो एंगर है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, राजू का जो एंगर है वो कहीं और पे सब्लिमेट करेगा, ठीक है। मतलब कहीं और अपना एंगर को दिखाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला, सब्सटीट्यूशन बोलेंगे क्या, तो नहीं, सब्सटीट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। डिनाइल नहीं होता है, ये डाबडा में आता है, ठीक है। फेंटेसी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं। देखिए, राजू को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का उसके साथ ब्रेकअप हो गया है। उसका पेंडम जो एंगर है वो कहाँ करेगा, अब राजू क्या कर सकता है, सब्लिमेट करता है, सब क्या कर सकता है, सब्लिमेशन कर सकता है, ठीक है। अपना एंगर है जो कहीं और पे अच्छी जगह पे सोशली एक्सेप्टेबल वे में अपने एंगर को क्या कर सकता है, वो दिखा सकता है, ठीक है। इन जिम में दिखा सकता है, ठीक है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड पे तो नहीं दिखा पाएगा, ठीक है, या फिर सोसाइटी में नहीं दिखाएगा। सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीज़ें जैसी होती है उसमें वो अपना एंगर को दिखा सकता है, ठीक है। तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें अल्कोहल विड्रॉ के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिजेक्शन या फिर सब्लिमेशन उसको भी बोला जाता है, रिप्रेशन, रिग्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो भी रिगार्डिंग टू होता है डिफेंस मैकेनिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और उसको हमेशा ही आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ के जाना है, क्या होता है प्रोजेक्शन, क्या नहीं होता है, ठीक है। इसको भी अच्छे से रीड करके जाना है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या देने वाला है 36 नंबर के क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द मिडिली प्लेस्ड ओसिकल इन द एयर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है सिंपल सा कि स्मॉलेस्ट प्लेस कौन सा होता है मिडिल एयर में, ठीक है। वही हम बात कर रहे हैं, मेलिस होता है क्या, कोक्लिया होता है क्या, या स्टेपिस होता है क्या, ठीक है। तो सभी आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सभी को पता है कि जो स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे एयर में किसको बोला जाता है, स्टेपिस को बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो जो मिडिल ईयर में एज हो बोन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, इसको कभी कभी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या 37 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला गया हुआ है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात कर लीजिएगा कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि आपकी खुद की सेल्स है, आपकी खुद की बॉडी को ही क्या करने लग जाए, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ठीक है, क्या करने लग जाती है, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। जैसे मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में यदि बात करी जाए कि यदि आपने किसी डॉगी वगैरह को पाल के रखा और वो घर के ही लोगों को काटने लग जाता है, तो वो आपकी बॉडी में, आपके घर में एक ऑटो इम्यून टाइप का इंसान हो जाता है, जिससे उसको घर से बाहर निकलना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेल हमारी है, बट हमारी सेल हमारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, तो नो पे। ठीक है, कंजेस्टिव फेलियर में कभी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नहीं देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, तो जो हाइपरटेंशन या डायबिटिक मेलाइटिस फर्स्ट है, ठीक है, कौन सा, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस, ये हमेशा ही ऑटो इम्यून होता है। ठीक है, हेरिडिटरी वगैरह होता है, ऑटो इम्यून होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ऑटो इम्यून होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस किस में होता है। तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस एक ऑटो इम्यून की डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, बिफोर द एज ऑफ द चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, अडल्ट में नहीं होता है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। जिसमें क्या होता है, इंसुलिन का क्या होता है, आरबीएस का डिक्रीशन वगैरह आपको कम चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, ग्लूकोज से ग्लूकागोन ही नहीं बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कीटोन बॉडीज़ किस में देखने को मिलती है, तो डायबिटिक मेलाइटिस फर्स्ट में आपको कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है, सेकंड डायबिटिक मेलाइटिस में नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना होती है, ठीक है, किस में होता है किस में नहीं होता है। और सेकंड में क्या होता है, जो सेकंड में आपको चीज़ें देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन टाइप टाइप सेकंड डायबिटिक मेलाइटिस आपको सभी लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट में नहीं देखने को मिलता है, सेकंड में मिलता है। सेकंड इज द मोस्ट कॉमन डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी। 38 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेम इन द एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इन द ट्रांसफर फेलेन। ठीक है, तो ये किसके बोला में आता है। ठीक है, नेम द इंटीरियर मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इन द ट्रांसफर फेलेन में। ठीक है, ट्रांसफर फेलेन में इंटीरियर पार्ट में कौन सा देखने को मिलता है, रिट्रैक्शन होगा क्या, एवर्शन होगा क्या, या प्रोट्रक्शन होगा क्या, या इन्वर्सन होगा क्या। तो इसके लिए राइट वन आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, आपका प्रोटेक्शन राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा देखने को मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को हमेशा 2 बार रीड करना होता है। ठीक है, कितना भी इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट फिर भी हमको हमेशा ही क्वेश्चन को क्या करना है, 2 टाइम्स हमको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, 39 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लें। परमानेंट आर्टिकल आइटम इज यूनिट इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो इसके इक्विपमेंट से बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल नहीं बोलेंगे, स्टॉक नहीं बोलेंगे, रिसोर्स नहीं बोलेंगे, इसको इक्विपमेंट से बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, परमानेंट आर्टिकल आइटम इन द यूनिट इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इक्विपमेंट से बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। और आई होप आने वाले एग्जाम में भी आपसे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यदि अभी तक किसी ने पिछली बार का जो मेरा मैनेजमेंट का क्लासेस नहीं देखा है, तो यूट्यूब पे आपको हमारा क्लासेस देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में, ग्रुप 5 करके पूरा ही मैनेजमेंट का क्लासेस दे के रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ाया गया हुआ है, एक बार जरूर रिव्यू करके जाइएगा बिफोर द एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 41। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स विद द रिगार्ड द प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे से हमें ना गलत चीज़ों को छांटना है, किसमें से, सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूसली प्रोसेस। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है कि सोशलाइजेशन एक हमारा कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। सोशलाइजेशन बीइंग ओनली आफ्टर अ पर्सन बिकम एन एडल्ट। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन इन इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी। राइट, बिल्कुल, यदि आप सोशली हो गए तो आपकी पर्सनालिटी अच्छे से ग्रूमिंग करेगा। ठीक है, द चर्च इज अ इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन। तो ऐसा ये भी होता है कि सोशलाइजेशन के लिए जो चर्च वगैरह वो जो भी एक सी सोशल टाइप की प्लेसेस होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बट यही बात करें सोशलाइजेशन बीइंग आफ्टर अ पर्सन बिकम अडल्ट, ऐसा नहीं होता। आपका जो सोशलाइजेशन होता है वो फ्रॉम द चिल्ड्रन से ही स्टार्ट हो जाता है और आपकी डेथ तक चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि यदि अडल्ट है तो ही उसके बाद उसका सोशलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो एज है, जो आप जब भी वर्थ वगैरह हो जाता है उसी टाइम से आपका सोशलाइजेशन क्या होता है,
है स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 41 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। द एबिलिटी टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस फॉर द नियर विजन इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो यदि हम नियर विजन की एबिलिटी को चेक करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज में किया जाता है, ठीक है, एकोमोडेशन, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, एकोमोडेशन के लिए, ठीक है। ट्रांसडक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, अडेप्टेशन नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, एकोमोडेशन, ठीक है। क्या होता है, एकोमोडेशन होता है, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, एकोमोडेशन को ठीक करने के लिए विजन इज कॉल्ड एस, तो उसको कर्वेचर को हम लेंस को उसके नियर में देखते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू चेंज, ठीक है, कौन सी एबिलिटी होती है, एकोमोडेशन, ठीक है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, तो एकोमोडेशन। इसके लिए राइट वन आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, एक बार और अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही हमेशा गलत हो जाते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस फॉर नियर विजन, ठीक है। हम नियर विजन को देखने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है उसको हम क्या करते हैं, एबिलिटी को चेक करते हैं, तो उसके लिए एकोमोडेशन राइट वन आंसर आपका देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन जो भी डील करवा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 42 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द ट्रेंड ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सभी ही पीडियाट्रिक नर्सिंग के एक्सेप्ट होते हैं किसी एक को छोड़ के, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट विजिटिंग हवर्स, ठीक है, रूमिंग होता है क्या, फैमिली के सेंटर केयर होता है क्या, या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट के जो हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि के सिवाय, के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसमें तीन ऑप्शन इसमें से ऐसे हैं कि जो राइट होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट एक ऐसा ऑप्शन होगा वो राइट नहीं होगा, ठीक है। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि तीन क्वेश्चन हमारे गलत होंगे किसी एक को छोड़कर, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्ट विजिटर हवर होगा क्या, रूमिंग होगा क्या, या फैमिली सेंटर केयर होगा क्या, या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे रूमिंग होता है, ठीक है, फैमिली सेंटर तो होता है, ठीक है, एविडेंस की प्रैक्टिस होता है, ठीक है। बट वही बात कर रेस्ट्रिक्ट विजिटिंग हवर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग हवर, ठीक है। इसके लिए राइट बना आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। हम इसमें कभी भी ऐसा नहीं कहते, रूमिंग होगा बिल्कुल होगा, फैमिली सेंटर केयर बिल्कुल होगा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगा बिल्कुल होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग हवर्स इसमें नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग हवर्स इसमें नहीं देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर टू मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ इसमें से बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, ठीक है, किसके लिए मॉनिटर करते हैं हम, फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, ठीक है। चेक डेली सोडियम लेवल, असेस डेली वेट, ठीक है, इवेलुएट यूरिन स्पेसिमेन, ठीक है, असेस इफ क्लाइंट इज बोइडिंग, ठीक है। तो यदि आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको किसी भी पर्सन या किसी भी पेशेंट का क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन करना है, तो सबसे जो मेस्ट इंडिकेटर होता है हमें उसका वेट चेक करना होता है, ठीक है। वेट चेक करना होता है, यदि पेशेंट का ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा तो उसको ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन वगैरह होगा और बॉडी से फ्लूइड लॉस धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। यदि उसका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिपोजिशन होने लगेगा, तो ऑब्वियसली उसका वेट गेन हो जाएगा। तो इससे हम एक अनुमान या एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं, यहाँ हमारे पेशेंट का वेट गेन हो रहा है या वेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट इंडिकेटर होता है किसी भी पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए 44 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। अंडर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम द डेली कैलोरीज रिसीव्ड बाय द मदर, ठीक है। तो नॉर्मल लेडी का यहाँ पे पूछा गया है तो 500 कैलोरी रहता है, ठीक है। यही बात करते हैं, आप प्रेगनेंसी वगैरह में पूछते हैं तो हम उसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं, 300 एक्स्ट्रा कर देते हैं, और यदि लैक्टेशन में पूछते हैं तो 500 के समथिंग उसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। कितना कर देते हैं, 500 के समथिंग एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई हो गई। 45 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। ले लेवे इंडिफरेंस इज सीन इन द कन्वर्सन डिसऑर्डर, ठीक है। ले लेवे इंडिफरेंस किस में देखने को मिलता है, तो ये आपका कन्वर्सन डिसऑर्डर सिस्टम में देखने को मिलता है। मेनिया में नहीं देखने को मिलता है, डिप्रेशन में नहीं देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया में नहीं देखने को मिलता है। मेनिया क्या होता है, एलिवेटेड मूड, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, कुछ भी ऐसा होता है एलिवेटेड हो जाता है जिसमें
सेरोटोनिन डोपामिन वगैरह का रिसेप्टर का क्या हो जाता है आपका एक्सेसिव सिक्रेशन वगैरह या एक्सेसिव अमाउंट या लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन होता है, सैडनेस वगैरह होता है, पीरियड टू 2 वीक्स या मोर भी होता है, टू टाइप बहुत अलग अलग टाइप्स का आपको डिप्रेशन भी देखने को मिलते हैं। सिजोफेनिया का होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जिसमें मूड वगैरह सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। आज का हमारा 45 नंबर के क्वेश्चन तक मैंने आपको डील करवा दिया। यदि सच में आपको क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। कीप वॉचिंग अस, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच गाइस। और अच्छा, और अपना स्टडी अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से शांत एनवायरनमेंट में बैठ के अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।